हाय फोक्स, तो ये वीडियो के अंदर हम एक और माइक्रो कैप कंपनी डिस्कस करेंगे। कंपनी का जो नाम है वो है BW इंजीनियरिंग। कंपनी का मार्केट कैप अराउंड सिर्फ 469 करोड़ के आसपास का ही है, मतलब बहुत छोटी कंपनी है। अगर आप देखोगे तो लिस्टिंग इस कंपनी की 2021 के आसपास हुई थी। और अगर आप देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर अगर आप पेस ऑफ ग्रोथ ऑफ रेवेन्यूज़ देखोगे तो बहुत कम हो चुका है। पेस ऑफ ग्रोथ 14% के आसपास आ चुका है। और इस साल तो कुछ कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर डी ग्रोथ भी था। तो आप सोचे रहोगे कि भाई अगर कंपनीज़ के रेवेन्यूज़ के अंदर डी ग्रोथ हो रहा है, कंपनी का जो बिज़नेस है वो अच्छे से नहीं चल रहा है, तो ये वीडियो पे ये कंपनी क्यों बनाई है मैंने बात करूँ तो BW इंजीनियरिंग बिज़नेस मुझे अभी अभी इंटरेस्टिंग लगने लगा है, क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है उससे उसने गाइडेंस बड़ा अच्छा खासा दिया है। अगर आप देखोगे तो अभी इन्होंने रिसेंटली इनका कॉन कॉल हुआ था मई के अंदर, तो इन्होंने गाइडेंस बड़ा अच्छा दिया है। तो वो मुझे बिज़नेस पहले बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। मैंने अभी कुछ थोड़े टाइम पहले इस कंपनी को ट्रैक करना स्टार्ट किया है, तो इनका बिज़नेस बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अभी तो गाइडेंस भी मैनेजमेंट ने अच्छी दे दी है, बस एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करता है कि अब किस तरीके से मैनेजमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करता है। अब BW इंजीनियरिंग की बात करें तो कंपनी जो है आपके फिल्ट्रेशन और मिक्सिंग और ड्राइंग इक्विपमेंट्स बनाती है। अब ये इक्विपमेंट्स कहाँ यूज़ होते हैं? अब मेजॉरिटी इंडस्ट्री जिसके अंदर ये इक्विपमेंट जो है वो यूज़ होते हैं वो है फार्मा, दूसरा है आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, तीसरा है स्पेशलिटी केमिकल्स और चौथा है एग्रो केमिकल्स। अब मैक्सिमम केसेस में इनके मैक्सिमम रेवेन्यूज़ आते हैं, कुछ 40% के आसपास के इनके रेवेन्यूज़ मेरे हिसाब से फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आते होंगे, जहाँ पे API के थ्रू इनके जो रेवेन्यूज़ है वो आते हैं। इनके फार्मास्यूटिकल सेक्टर के जो क्लाइंट्स है वो भी बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। अगर आप देखोगे तो सिप्ला, जुबिलियंट, इनग्रीविया, लूपिन, एमक्योर, इप्का, इसके साथ साथ साई, बायोकॉन, माइलन, सन फार्मा, ये सारे जो बड़े बड़े कंपनीज है ये इनके फार्मास्यूटिकल सेक्टर के क्लाइंट्स है। इसके साथ साथ इनके केमिकल सेक्टर से भी अच्छे खासे रेवेन्यूज़ आते हैं। अगर आप इनका केमिकल का स्प्लिट देखोगे तो वो भी बड़ा अच्छा खासा है। तो केमिकल इंडस्ट्री के अंदर भी इनके जो मशीन्स वगैरह है, इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स वगैरह है, उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। फिर उसके बाद बात करें तो और भी दूसरी इंडस्ट्रीज़ में लगता है, मतलब इनके जो दूसरे मेन प्रोडक्ट्स है वो आपका फार्मा और आपके केमिकल इंडस्ट्री के अंदर ही मेन इंडस्ट्री के अंदर लगता है। बट बाकी दूसरे इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इस कंपनी के जो है प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ होते हैं अगर आप देखोगे तो। बट मेन फोकस इस कंपनी का जो है वो इन दोनों कंपनीज़ के ऊपर ही है। लिस्टिंग FY21 के अंदर ही हुई थी। उसके बाद भी इन्होंने कुछ वारंट से इक्विटी रेस किया था। हाँ, इक्विटी रेस किया था 2023 के आसपास। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये इनका जो है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। अगर आप देखोगे तो कोन मिक्सर ड्रायर, फिल्टर ड्रायर, स्पेरिकल ड्रायर, फिर इसके साथ साथ फिल्टर ड्रायर विद एजिएटर, रोटेटरी वैक्यूम पैडल ड्रायर, ये जो है ये सारे इनके जो है वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। अब ये प्रोडक्ट जो है वो यूज़ कहाँ होते हैं वो बड़ा सवाल है। अब इनके जो मेन प्रोडक्ट्स है वो है वैक्यूम पैडल ड्रायर और दूसरा जो है वो है टेबल टॉप फिल्टर ड्रायर विद एजिएटर। अब ये जो दो मेन प्रोडक्ट्स है ये यूज़ कहाँ होते हैं? अब ये प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ होते हैं आपके फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, मतलब जो आपके फार्मा मैन्युफैक्चर्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले नाम लिया सन फार्मा, सिप्ला, ये सारे जो कंपनीज़ है ये इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। और केमिकल इंडस्ट्री वाले जो प्लेयर्स है, जैसे कि आप देख सकते हो कि केमिकल इंडस्ट्री के भी जो प्लेयर्स है जो कि इनका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो भी बड़े रिनोन नाम है, जैसे कि SRF, UPL, आरती इंडस्ट्रीज़, इसके साथ साथ दीपक नाइट्राइट। तो ये सारी जो कंपनीज़ है ये भी इनके जो प्रोडक्ट्स है वो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह में यूज़ करते हैं। अब ये जो कंपनी है इसके पास एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बेसिकली दो यूनिट्स है। एक जगह पे अभी इन्होंने लैंड वगैरह एक्वायर करके रखा है, वहाँ पे फैक्ट्री का जो कंस्ट्रक्शन है वो इन प्रोग्रेस है। और दूसरा जो इन प्रेजेंट जो करंट रनिंग कंडीशन में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बस एक ही है, जो कि इनकी मेन फैसिलिटी है। अब वो ये जो है ये डोंबिवली में सिचुएटेड है, मुंबई के अंदर। इसका मेन बात करें तो ये जो कंपनी है इसको बहुत बड़े बड़े कंपनी से अप्रूवल मिला है। अगर आप पहले देखोगे तो इनका जो मैक्सिमम रेवेन्यूज़ है वो, पहले हम पूरी बात कर लेते हैं फिर उसके बाद रेवेन्यूज़ पे आते हैं। अगर आप इस कंपनी को देखोगे तो इन्हें SABIC से भी अप्रूवल मिला है। इसके साथ साथ अजीनोमोटो से भी अप्रूवल मिला है। अजीनोमोटो जो है जापान की कंपनी है, 5 करोड़ के आसपास का इन्हें ऑर्डर मिला है ANFD और पैन ड्रायर के लिए। आदित्य बिरला थाईलैंड से भी इन्हें ऑर्डर मिला है 5 करोड़ के आसपास का। और SABIC जो कंपनी है ये मेरे हिसाब से अरामको से एक्रेडिटेड है, मतलब अरामको से ये जो कंपनी है वो रिलेटेड है। तो ये जो है इस कंपनी की इमेज के लिए बड़ी पॉजिटिव बात हो जाती है। अगर हम स्टैट्स पे आए, नंबर्स पे आए, तो रेवेन्यूज इस कंपनी के जो है वो डीग्रो हुए 4% के आसपास से। एबिटा जो है वो इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ट्रिपल हो चुका है इस कंपनी का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अब ट्रिपल
क्यों हो चुका है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कंपनी के जो पैट मार्जिन है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो चुके हैं। पहले कंपनी का जो पैट मार्जिन था वो 6% के आसपास का था, बट अब इनका जो पैट मार्जिन है वो 17% के आसपास का चले गया है। और ये कंपनी ने इंप्रूव किया है इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी से। इनके जो एबिटा मार्जिन है वो भी इंक्रीज़ होने चालू हो गए। अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कंपनी को 155% से जो है वो इंक्रीज़ देखने मिला है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। अब क्यों मिल रहा है? क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है वो डिग्रो हो रही है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर फिर भी 155% का जो है इंक्रीज देखने मिल रहा है। तो कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। अगर आप कंपनी का ईपीएस देखोगे तो मोर देन डबल हो चुका है, 126% से जो है ईपीएस के अंदर इंक्रीज देखने मिला है। एक और बात जो कि हमें इस कंपनी के बारे में डिस्कस करनी चाहिए कि ये जो कंपनी है क्वार्टरली अपने रिजल्ट जो है वो इशू नहीं करती है। कंपनी जो है एक छोटी मार्केट कैप कंपनी है, तो इसके रिजल्ट जो है वो हाफ ईयरली आते हैं, मतलब 6 मंथ्स में एक बार आते हैं। तो ऐसी कंपनीज़ को ट्रैक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको साल में 2 ही बार समझता है कि इन कंपनीज़ के अंदर चल क्या रहा है, ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, कौन सी चीज़ कहाँ चल रही है, कंपनी के अंदर दिक्कत तो नहीं चल रही है, कोई नेगेटिव आउटलुक तो एक्सपेक्टेड नहीं है ना। तो ये एक रिस्क हो जाता है जो कि मुझे बहुत सारी माइक्रो कैप कंपनीज़ के साथ लगता है कि ये जो रिपोर्टिंग करते हैं वो हाफ ईयरली करते हैं, तो वो मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। बट अब उसके लिए कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो कंपनी की जो है 70 करोड़ की जो है मार्केट ऑर्डर बुक है। अभी इनके सेल्स कुछ 121 के आसपास है, तो 70 करोड़ का इनके पास ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है। रेवेन्यू जो है FY24 के अंदर 14% से इंक्रीज़ हुआ है। एबिटा मार्जिन के अंदर भी हमें अच्छा खासा इंक्रीज़ देखने मिला। और इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है पहले 6% के आसपास था, जो कि सीधा 17% पे चले गया, मतलब 11% का इंक्रीज जो है हमें देखने मिला। फिर रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो 92% रेवेन्यू जो है वो आपके डोमेस्टिक से आते हैं, 7% के आसपास के कुछ रेवेन्यूज़ है वो एक्सपोर्ट से आते हैं। इंडस्ट्री वाइज ब्रेकअप करें तो स्पेशलिटी केमिकल्स से 32% के आसपास रेवेन्यूज़ आते हैं। एपीआई एंड फार्मा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मेन सेक्टर जहाँ से 45.3% के रेवेन्यूज़ आते हैं। एग्रोकेमिकल और पेस्टिसाइड से कुछ 16.7% के आसपास रेवेन्यूज़ आते हैं, और बाकी जो दूसरे रेवेन्यूज़ है वो अदर कैटेगरी से आते हैं 6% के आसपास। फिर प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप करोगे तो इनका ड्रायर जो है वो मेन प्रोडक्ट है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपनी का मेन प्रोडक्ट वही है ड्रायर और फिल्ट्रेशन मिक्सिंग इक्विपमेंट्स। तो आप देखोगे तो ड्रायर से इनके कुछ 71% रेवेन्यूज़ आते हैं, फिल्टर से 18.32 के आसपास रेवेन्यूज़ आते हैं। बाकी जो मिक्सर वगैरह से अगर आप देखोगे, मिक्सर, रिएक्टर और अदर, तो उनसे कंपैरेटिवली रेवेन्यू जो है वो बहुत ज़्यादा कम आते हैं, 2%, 0.1%। तो वो मुझे इतना ज़्यादा डिस्कस करना कोई पॉइंट नहीं लगता है, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है नहीं। फिर उसके बाद बात करोगे तो कंपनी के मार्जिन्स इंक्रीज़ हुआ है, ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी की जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि कंपनी के जो है वो मार्जिन्स इंक्रीज़ हमें देखने मिले। फिर आरओई का अगर आप ट्रेंड नोटिस करोगे, जैसे कि आप बोलते रहोगे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि आरओई का जो ट्रेंड है वो मॉनिटर करना चाहिए, आरओई का जो ट्रेंड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आरओई के ट्रेंड के अंदर इस कंपनी के अंदर डिक्रीज देखने मिल रहा है। तो ये क्या ये कंपनी बुरी है? वेल नहीं, क्योंकि इसका जो आरओई के अंदर रिडक्शन देखने मिल रहा है वो एक पॉजिटिव चीज़ है। अब पॉजिटिव चीज़ क्यों है? क्योंकि आपका जो आरओई है वो दो चीज़ों का फंक्शन होता है। पहला जो होता है वो आरओए, और दूसरी जो चीज़ होती है वो आपका फाइनेंशियल लेवरेज। तो आपका आरओए अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के अंदर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। बट अगर आप डेट टू इक्विटी देखोगे तो डेट टू इक्विटी इस कंपनी का जो है वो रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है अपना डेट रिड्यूस करते जा रही है। ये रीज़न की वजह से कंपनी के आरओई के अंदर रिडक्शन देखने मिला। बहुत बुरी चीज़ मुझे इस कंपनी के बारे में लगी कि इसका कैश कन्वर्जन साइकिल जो है, मतलब कितने दिनों बाद कंपनी के पास कैश आ रहा है जब से वो अपनी इन्वेंट्री सेल करते हैं, तो वो एकदम से इंक्रीज़ हो चुका है, 305 पे जा चुका है। अब इतना इंक्रीज कैश कन्वर्जन साइकिल के अंदर हमें देखने मिला, क्योंकि इनके अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे तो डेज पेएबल जो है इनके लगभग हाफ हो गए। मतलब ये सप्लायर फाइनेंसिंग जो है ये कंपनी यूज़ नहीं कर रही है। तो ये तो कुछ ऑपरेशनल मेट्रिक्स की बात कर ली हमने कंपनी की, बट हमें कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो भी डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इनका कुछ 40% शेयर है टोटल ड्रायर मार्केट के अंदर इंडिया के अंदर। 5 ईयर में इन्होंने रेवेन्यू कुछ 15% के आसपास ग्रो किया। ऑर्डर बुक बड़ी डाइवर्सिफाइड है इनकी, और कंपनी जो है दूसरे कंट्री के अंदर भी एक्सपांड कर रही है। अगर आप देखोगे तो ये अफ्रीका के अंदर भी अपने ऑपरेशन जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं। ये जो है कंपनी ने अपनी जर्नी बता कर रखी है। अभी इन्हें रिसेंटली कुछ SABIC से अप्रूवल मिला है, और अजीनोमोटो और आदित्य बिरला से भी मिला है। इन्हें बांग्लादेश से भी कुछ ऑर्डर आया है जो कि एग्जीक्यूट कर रहे हैं अब ऑर्डर। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो मुझे पर्सनली इस इंडस्ट्री के अंदर इतना ज़्यादा आपका कंपटीशन देखने नहीं मिलता है। कंपनी के कुछ स्पेसिफिक कंपनीज के कॉम्पिटिटर्स है, ज़्यादा है नहीं कॉम्पिटिटर्स। अगर आप पीयर्स में देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि इनका कोई कॉम्पिटिटर जो है वो लिस्टेड स्पेस के अंदर होगा। थोड़े बहुत है कॉम्पिटिटर्स, 1 या 2 लिस्टेड हो गए, बट उससे ज़्यादा तो अनलिस्टेड स्पेस में ही है मैक्सिमम कॉम्पिटिटर्स। फिर केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो केमिकल इंडस्ट्री 2021 में कुछ $180 बिलियन की इंडस्ट्री थी, वो $1000 बिलियन की हो जाएगी 2040 तक।
इंडिया जो है 6th लार्जेस्ट केमिकल प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के अंदर और 3rd लार्जेस्ट है एशिया के अंदर। तो केमिकल इंडस्ट्री इंडिया के अंदर 9.3% कैगर से इंक्रीज़ होते जा रही है। फार्मा इंडस्ट्री भी आपकी एक्सपेक्टेड है कि मोर देन डबल हो जाएगी 2030 के आसपास तक। तो स्कोप तो इस कंपनी के अंदर बड़ा अच्छा खासा है। एक्सपोर्ट जो है वो फार्मा इंडस्ट्री के अगर आप देखोगे तो 20% जो है वो जेनरिक ड्रग से आते हैं। और इंडिया के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो टॉप 12 के अंदर आती है और 3rd लार्जेस्ट इन एशिया पैसिफिक। तो स्कोप तो इस कंपनी के अंदर है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अच्छा है, क्लाइंट पोर्टफोलियो भी इस कंपनी का जो है अच्छा है। बट अब गाइडेंस की बात कर लेते हैं क्योंकि कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर डिग्रोथ होने लगी है। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो क्या बोलता है इसके बारे में और क्या गाइडेंस दे रहा है कंपनी का मैनेजमेंट। अगर हम गाइडेंस की बात करें तो कंपनी का ये टारगेट है कि ये इनके जो मार्जिन है वो 20 to 22% के आसपास जो है वो मेंटेन करके रखे। कंपनी का मैनेजमेंट एक्सपोर्ट्स के अंदर ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहा है। अगर आप देखोगे तो इनके एक्सपोर्ट्स कुछ 8% के आसपास ही है। तो कंपनी का 7% के आसपास है। तो कंपनी का मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमें जो है एक्सपोर्ट का जो शेयर है वो इंक्रीज़ करते जाना है, क्योंकि अगर इनका एक्सपोर्ट का शेयर इंक्रीज़ हो गया तो कंपनी के जो मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू गाइडेंस क्या दिया है मैनेजमेंट ने। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि FY27 तक इनका जो रेवेन्यूज़ है वो 300 करोड़ के आसपास का लेके चल जाएगा। मतलब अभी रेवेन्यूज़ कुछ 121 करोड़ के आसपास का है। मतलब 3 ईयर का कैगर निकाले हम, कैगर ग्रोथ रेट, तो कुछ 35% ईयर ऑन ईयर के ग्रोथ रेट से कंपनीज के रेवेन्यूज़ ग्रो करेंगे, जो कि एक डिसेंट ग्रोथ रेट है। बट जिस तरीके की इसकी सेल चल रही है 100 करोड़ के आसपास, तो मेरी एक्सपेक्टेशन देखिए इतने छोटे बेस पे थोड़ा ज़्यादा फास्ट ग्रोथ जो है हमें देखने मिले। बट लेट्स सी कंपनी जो है कैसा परफॉर्म करती है। कंपनी को पीई भी हैवी दिया गया है उसके वैल्यूएशन के हिसाब से। 34 का जो कुछ पीई दिया हुआ है, कंपनी वही 35% के रेट पे ग्रो करेगी। तो हम बोल सकते हैं कि कंपनी का जो पीई है वो थोड़ा वैल्यूएशन के हिसाब से सही हो जाएगा एक्वायर करने के लिए कंपनी। बट वही है कि इस कंपनी के अंदर रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो जाता है और एग्जीक्यूशन के लिए हमें वेट करना पड़ता है कि कंपनी जो है किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। एक और कंपनी थी आपके फार्मा सेक्टर के अंदर जो कि एपीआईज वगैरह बनाती थी, सीक्वेंट साइंटिफिक। इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा कम था, कुछ 100 के आसपास था, 89 के भी आसपास चले गया था इनका जो प्राइस है वो। और अब कंपनी के स्टॉक प्राइस मोर लाइक डबल के आसपास हो गया। अब ये क्यों हो गया है? क्योंकि अगर आप इस कंपनी का नोटिस करोगे तो इनके मार्जिन जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए थे। माइक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से सीक्वेंट के जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। अगर आप देखोगे तो सीक्वेंट के सेल्स ज़्यादा कुछ इंक्रीज़ नहीं हुए, 1% से इंक्रीज़ हुए, बट इन्हें अच्छी खासी प्रॉफिट ग्रोथ देखने मिली है। इसलिए इन्वेस्टर जो है स्टॉक से थोड़ा बेटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यही केस है BW इंजीनियरिंग के साथ कि अभी भी रेवेन्यू डी ग्रोथ देखने मिल रही है। बट लेट्स सी, क्योंकि केमिकल सेक्टर तो आपका बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। भले ही केमिकल सेक्टर के अंदर ग्रोथ है, लेकिन सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। बहुत ज़्यादा डंपिंग चल रही है चाइना से, इंपोर्ट्स चाइना से अब कम कर रहे हैं, बैन कर दिया मेरे हिसाब से केमिकल्स के लिए, क्योंकि बेसिकली चाइना ने बहुत ज़्यादा डंप कर दिया। बैन नहीं किए होंगे इंपोर्ट्स मेरे हिसाब से, बट मुझे याद नहीं इंपोर्ट्स के साथ क्या हुआ। बट चाइना ने बहुत ज़्यादा डंपिंग कर दी, इसलिए इंडिया की जितनी भी सारी केमिकल कंपनीज है उन सब की सेल्स के अंदर डी ग्रोथ देखने मिली। अगर आप देखोगे तो दीपक नाइट्राइट के स्टॉक ने बिल्कुल रिटर्न नहीं दिया है पिछले 3 साल के अंदर, क्योंकि सेल्स के अंदर डी ग्रोथ देखने मिली। फिर अगर आप दूसरी कंपनीज को देखोगे तो पिडिलाइट के अंदर भी, पिडिलाइट तो ठीक है फेविकॉल बनाता है तो इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस देखने मिला हमें सेल्स के अंदर, बट इतना ज़्यादा नहीं। SRF बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। जो स्टॉक जो कि पहले बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा था वो अब दूसरी साइकिल के अंदर जाके स्टक हो चुका है, जहाँ इसके रेवेन्यूज़ जो है वो रिड्यूस होने स्टार्ट हो गए। फिर अगर आप और कंपनीज चेक करोगे जो कि BASF इंडिया है, या फिर आप लिंडे की चेक करोगे तो लिंडा के भी अगर आप देखोगे तो इनका जो रेवेन्यू है वो -1% से डिग्रो हुआ है, फिर भी स्टॉक जो है वो 154 के पी पे पड़ा हुआ है। तो अगर आपकी ग्रोथ कम हो जाती है बिजनेस से, तो आपका जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिक परफॉर्म करना बंद कर देता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है जो कि आपको नोटिस करना चाहिए। BW इंजीनियरिंग का करना क्या चाहिए? वेल बेसिकली बात करूँ BW इंजीनियरिंग की, तो गाइडेंस कंपनी ने अच्छा देके रखा है। कंपनी के ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं है। कुछ कॉम्पिटिटर कंपनी जो कि इस कंपनी की है वो है HLE, फिर उसके बाद HLE ग्लासकोट और GMM करके, ये 2 कंपनीज है, ये इसकी बहुत बड़ी कॉम्पिटिटर्स है। बाकी इतनी ज़्यादा मतलब ठीक है कंपनी, बट डिपेंड करता है कि जो सेक्टर्स है वो कैसे परफॉर्म करेंगे। फार्मा कंपनीज के अंदर अभी अपसाइकल देखने मिली है। अगर आप देखोगे तो फार्मा कंपनी जो है बड़ा अच्छा कर रही है, रिटर्न भी अच्छा दे रही है। और इसके साथ साथ अगर आप एक और चीज़ फार्मा कंपनीज के अंदर नोटिस करोगे तो इनके रेवेन्यूज़ भी जो है इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो चुके हैं। बीट सिप्ला या बीट आपका मैनकाइंड फार्मा, तो फार्मा कंपनीज़ की जो अपसाइकल है वो फिर से स्टार्ट हो गई है। तो मुझे अभी भी फार्मा कंपनीज़ की जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी एक्सपेंसिव लगती है, क्योंकि फार्मा कंपनीज़ जो है वो पहले बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, बट अब अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया।
तो वो देखते हैं कि अगर आपका फार्मा बेटर परफॉर्म करेगा या फिर आपका केमिकल सेक्टर बेटर परफॉर्म करना चालू कर देगा, तो आपकी BEW जैसी जो कंपनी है वो भी ऑटोमेटिकली बेटर परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगी। अगर BEW 35% का गाइडेंस दे रही है तो एक्सपेक्टेड है कि ये जो सेक्टर्स है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इन फ्यूचर। तो अब देखते हैं कैसा क्या एग्जीक्यूशन होता है। मैं अभी तो इस कंपनी को कंसिडर नहीं करता, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसे बाद में कंसिडर करता जबकि एग्जीक्यूशन वगैरह ठीक हो गया हो, फार्मा की जो अप साइकिल है वो भी चालू हो चुकी है और केमिकल की जो अप साइकिल है वो भी चालू हो चुकी है। क्योंकि आपके अगर आप एग्रोकेमिकल्स के अंदर देखोगे तो एग्रोकेमिकल सेक्टर के अंदर भी डी ग्रोथ देखने मिल रही है हमें। सारी एग्रोकेमिकल कंपनी, मोस्ट ऑफ द एग्रोकेमिकल कंपनीज के अंदर हमें डी ग्रोथ देखने मिली है। अगर आप देखोगे तो ज़्यादा रेट नहीं है ग्रोथ का। तो ये एक चीज़ जो है वो हमें नोटिस करनी चाहिए। तो बाकी BEW इंजीनियरिंग के बारे में बस इतना ही रखते हैं। क्वार्टरली हाफ ईयरली ट्रैक करते रहेंगे, क्वार्टरली तो इस कंपनी के रिजल्ट्स आते नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये स्टॉक जो है वो 800 करोड़ के आसपास का जो है इसका मार्केट कैप है, तो अगर ये स्टॉक जो है अच्छा है, 400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, मैं इससे पिछली कंपनी से लेकर कंफ्यूज हो गया था, बट अगर स्टॉक अच्छा है तो ये 4000 करोड़ का हो जाएगा। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसे 30% ऊपर भी बाय कर लेते हो तो इट डजेंट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो मैं बेटर वेट करूंगा कि इनफैक्ट मैं होप्स लेकर बैठा रहूँ इस बिज़नेस से कि ये बिज़नेस जो है बेटर परफॉर्म करेगा। इससे तो मैं बस बैठा रहूँगा, बिज़नेस को ट्रैक करूँगा। जब मुझे बिलीव आ जाएगा कि बिज़नेस जो है वो बेटर परफॉर्म करेगा, तब मैं इस बिज़नेस को कंसिडर करूँगा। बाकी इस वीडियो को बस हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, ये वीडियो में हमने जो भी स्टॉक्स की बात की वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये बेसिकली आपको, ये वीडियो का पर्पस यही था कि आपको जो है एनालिसिस प्रोवाइड किया जाए, आप खुद एनालिसिस कर सको। आपका जो ये कॉन कॉल वगैरह पढ़ने का जो टाइम है, इन्वेस्टर्स PPT पढ़ने का टाइम है, ये बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स पढ़ने का जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाए, जो कि 21 पेजेस के ऐसे प्लेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये सब पढ़ने की जो चीज़ें है वो आपका काम भी थोड़ा बहुत रिड्यूस हो जाए। तो मेन पर्पस यही है इस वीडियो का कि आपको एक प्रॉपर एनालिसिस प्रोवाइड किया जाए। बाकी इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर